दोस्तों, आप देख रहे हैं छोटा ना स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का न्यू बुक, जिसमें पहला चैप्टर में हमने फटाफट 100.com देख लिया है। आइए दूसरा देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप। लाइफ है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन का हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो अर्गो रिसोर्सेस धन। PM प्रणाम का हो जाएगा PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। PM विकास का हो जाएगा PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी का हो जाएगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सीरियोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। पैक्स का हो जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। भारत श्री का हो जाएगा भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शंस LGD लैब ग्रोन डायमंड्स। जाम का हो जाएगा जनधन आधार मोबाइल। आइए देखते हैं तीसरा में है आपका 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। आपका महोत्सव हो गया महीना और स्थल। राजा कृषि महोत्सव जो है आपका जून महीने में जून 2023 में ये आपका जो है आयोजित हुआ और उड़ीसा में हुआ। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है जून 2023 में हुआ और भुवनेश्वर में हुआ। लेवेंडर महोत्सव जो है आपका जून 2023 में हुआ, ये आपको जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। और बिहान मेला जो है कुंद जनजाति, ये आपको जो है मई 2023 में हुआ और ये उड़ीसा में हुआ। और कुंद जनजाति जो है आपका, इसी को खोंड जनजाति भी कहा जाता है। और ये कोंड है या खोंड जनजाति जो है आपको उड़ीसा के पहाड़ी और जंगली इलाकों में जो है आपको एक आदिवासी जनजाति पाई जाती है। मुनलम चेनमोक फेस्टिवल ये मई 2023 में हुआ और लद्दाख में हुआ। माता खीर भवानी मेला जो आपका मई 2023 में जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। थावे महोत्सव जो है अप्रैल 2023 गोपालगंज बिहार में हुआ। गज उत्सव जो है अप्रैल 2023 ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में संपन्न हुआ। मथुआ धर्म महामेला जो है मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। सियांग उनिंग महोत्सव जो है आपको मार्च 2023 अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। भूमचू महोत्सव जो है मार्च 2023 सिक्किम में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है मार्च 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई में संपन्न हुआ। आदि महोत्सव जो है फरवरी 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो है फरवरी 2023 मुंबई में हुआ, जो 11 से 19 फरवरी तक चला। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये 14वां संपन्न हुआ फरवरी 2023 में। ये आपको बीकानेर राजस्थान ये 25 फरवरी से 5 मार्च तक चला। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है फरवरी 2023 मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है फरवरी 2023 महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। ऑरेंज फेस्टिवल ये जनवरी 2023 आपको कोहिमा नागालैंड में संपन्न हुआ। तुरंगा उत्सव ये जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है आपको जनवरी 2023 अहमदाबाद में संपन्न हुआ। और गंगा सागर मेला जो है ये जनवरी 2023 पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। मेला माघी जो है आपको जनवरी 2023 पंजाब में संपन्न हुआ। विज्ञान साहित्य महोत्सव जो है आपको जनवरी 2023 भोपाल में संपन्न हुआ। अवतार महोत्सव जो है जनवरी 2023 राजस्थान में संपन्न हुआ। और परशुराम कुंड महोत्सव जो है आपको जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। परशुराम कुंड महोत्सव जो है ये जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। आइए चौथा देखते हैं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिस्र ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये जून 2023 में इनको सम्मान मिला था। ये ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है आपका मिस्र का जो है सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। पपुआ न्यू गिनी कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये मई 2023 में ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ये जो पपुआ न्यू गिनी का जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू, ये आपका राजकीय सम्मान है। फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मई 2023 में
मोदी जी को ये सम्मान मिला। पलाऊ गणराज्य एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये मई 2023 में मिला। इसमें नोट में दिया कि पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। आइए देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहत आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। और दूसरा है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये आपका जो है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। और तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। और चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर जो है 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 लाख करोड़ यानी 45,03,097 करोड़ का बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान जो है 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है आपका 26,32,281 करोड़ रुपया है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो है यानी कैपिटल रिसिप्ट्स जो है 18,70,816 करोड़ रुपया है। कुल खर्च होने का अनुमान जो है यानी 45,03,097 करोड़, जिसमें जो है राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 35,02,136 करोड़ रुपया है। और पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका 10,09,61 करोड़ रुपया है। आइए देखते हैं विभिन्न घाटा और 2023-24 का बजट अनुमान। यानी राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट जो है आपको जीडीपी का 5.9% जो है ये आपका रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कुल जो है 17,86,816 करोड़ रुपया है। और राजस्व घाटा जो है यानी रेवेन्यू डिफिसिट जो है जीडीपी का 2.9% जो है ये रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें आपको 8,69,855 करोड़ रुपया है। और प्रभावी राजस्व घाटा जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है आपको जीडीपी का 1.7% यानी कुल जो है 4,99,867 करोड़ रुपया जो है आपको ये घाटा होने का अनुमान 23-24 में लगाया गया है। प्राथमिक घाटा जो है प्राइमरी डिफिसिट जो है आपका जीडीपी का 2.3% यानी कुल 7,06,845 करोड़ रुपया आपका जो ये घाटा जो है 23-24 में होने का अनुमान लगाया गया है। आइए नोट में देखते हैं, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। और राज्यों को जीएसडीपी के तहत 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 17,86,816 करोड़ रुपया यानी 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार यानी कर्ज लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। बजट 2023-24 के शीर्ष 6 रास्ते हैं जो रुपये जो है आता है। पहला बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद हैं, जो 6 रास्ते हैं जो रुपये जो आता है। उधार से यानी बोरोविंग और अन्य देयताएं से 34%, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी से 17%, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स से 15%, आयकर यानी इनकम टैक्स से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 7% और सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज से 4%। अब देखते हैं कि रुपया कहाँ जाता है।
यानी बजट 2023-24 के 6 रास्ते हैं जो रुपए जाता है। ब्याज अदायगी में आपको जो है 20% जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है 18% जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% जाता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में आपको 9% जाता है और केंद्र प्रायोजित योजनाएं में आपको 9% जाता है और रक्षा क्षेत्र में आपको 8% जाता है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। 7 प्राथमिकताएं यानी सप्तऋषि, जिसमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश और चौथा है सक्षमता को सामने लाना और पांचवा है हरित विकास और छठा है युवा शक्ति और सातवां है आपका वित्तीय क्षेत्र। आइए देखते हैं कि प्राथमिकता 1 यानी समावेशी विकास। कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड कृषि वर्धक निधि की स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए से लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। इसको याद रखेंगे। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब देखते हैं कि प्राथमिकता 2 यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों यानी पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और अगले 3 वर्षों में केंद्र जो है 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया करने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। यानी ऊपरी भद्रा परियोजना जो है किस राज्य में है, तो आपका कर्नाटक में है। इसको याद रखेंगे। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। भारत साझा पूरा लेख निधान यानी भारत श्री, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख यानी पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की जाएगी। आइए देखते हैं प्राथमिकता 3 यानी अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए
1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों पर पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। आइए देखते हैं प्राथमिकता 4 यानी सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृषि बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास प्रथम लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास द्वितीय लाया जाएगा। MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के उपयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया है और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। आइए देखते हैं प्राथमिकता 5 हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल यानी मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। आइए देखते हैं प्राथमिकता 6 यानी युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु
अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं पर्यटन। चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वयन स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्टिकों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायक सूचना को केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर उत्पाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय के देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं, जो निम्न हैं। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन किया गया है। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है और PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया है। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गया है। आइए देखते हैं व्यक्तिगत आयकर। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 6 आयकर स्लैबों वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कुछ छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। आइए देखते हैं वार्षिक आय और कर की दर। 0 से 3 लाख रुपए पर जो है आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0। 3 से 6 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स लगेगा और 6 से 9 लाख रुपए वार्षिक आय पर आपको 10% टैक्स लगेगा और 9 से 12 लाख रुपए वार्षिक आय पर आपको
15% टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख रुपए वार्षिक आय पर आपको 20% टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर वार्षिक आय पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य पेंशन भोगियों के लिए आपको 15,000 तक उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर जो है घटकर 39% हो जाएगी। आइए देखते हैं 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको 79,590 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में आपको 70,000 करोड़ रुपया जो है आपको योजनाओं में खर्च किया जा रहा है। मनरेगा में आपको 60,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान में आपको 60,000 करोड़ रुपया जो है आपको खर्च किया जा रहा है। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय आपको परिवहन पर जो है 5,17,034 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। रक्षा पर जो है आपको 4,32,720 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण विकास पर आपको 2,38,204 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, और शिक्षा पर आपको 1,12,899 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। टॉप 5। रक्षा मंत्रालय पर आपको 5.94 लाख करोड़ रुपया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर 2.70 लाख करोड़ रुपया, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़ रुपया, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, और गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आइए देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है वर्ष 2023 तक, जिसमें जो है आपको WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपको 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य जो है 2024 रखा गया है, और सबके लिए आवास मुहैया कराना ये आपको 2024 तक के लिए रखा गया है। ये पहले लक्ष्य 2022 तक ही निर्धारित था, अब इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए 2024 रखा गया है। और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो है 2024-25 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। अब भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है आपको 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट लक्ष्य ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। अब भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। अब भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य जो है आपको 2047 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक बनाया गया है।
पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य जो है आपको 2047 तक रखा गया है। अब मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक रखा गया है। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है आपको 2070 तक रखा गया है।